स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अनुराधा यादव, प्रीतीश मौर्य, सोहराब, जितने भी साथी आ चुके हैं, पूजा, सभी लोगों का एक बार फिर से जीएस वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग यूपी स्पेशल के लेक्चर नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ेंगे। और यूपी स्पेशल में कल हम लोगों ने 6 टॉपिक पढ़े थे। पहले इसका शॉर्ट रिवीजन एक बार हम लोग कर लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद चलते हैं सीधा क्लास में। कल 6 टॉपिक कौन पढ़े थे? कल हम लोग उत्तर प्रदेश के 6 टॉपिक देखे थे ना। ये टॉपिक में कौन कौन से थे? शायद सबसे पहले कल आप लोगों ने पढ़ा था उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण खनिज। फिर इसके बाद पढ़ा आपने महत्वपूर्ण जिले। फिर आपने पढ़ा था तटवर्ती नगर। फिर आपने पढ़ा था औद्योगिक विकास प्राधिकरण। औद्योगिक विकास प्राधिकरण। फिर पढ़ा था संगीत एवं ललित कला अकादमी। संगीत एवं ललित कला संस्थान, ये भी तो कल हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो खनिज पढ़ा था, झीलें पढ़ा था, तटवर्ती नगर पढ़ा था, औद्योगिक विकास प्राधिकरण पढ़ा था, संगीत एवं ललित कला संस्थान पढ़ा था। और इसके अलावा झील हो गया, तटवर्ती नगर हो गया। उपनाम एक टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा था, महत्वपूर्ण शहरों के उपनाम पढ़ा था आप लोगों ने। तो आप लोग कह रहे हो सर बड़ी मुश्किल तो ये टॉपिक याद आए कि क्या क्या पढ़े थे, अब कैसे ये याद आए कि क्या पढ़े थे। थोड़ा सा काफी संघर्ष करने के बाद सारे टॉपिक याद आ गए हैं। प्रदीप जी आपका भी नाम ले लिया जाए, ठीक है। एक संस्थान है विजय कुमार, अलग से कोई इस्लाम की पद्धति नहीं है, वह इस्लामिक जानकारी के लिए, इस्लामिक शिक्षा के लिए एक संस्थान है। प्रदीप जी आपका हो जाएगा। अब प्रदीप जी कह रहे सर मेरा भी नाम ले लीजिए, आरओ में हो जाएगा। अगर नाम लेने से सबको होता तो जितने भी बच्चों का फॉर्म पड़ा है 10,69,725 बच्चों का फॉर्म, तो मैं एक बार कोशिश करता तो उन सभी बच्चों के नाम एक बार पढ़ देता, सब बच्चे चयनित हो जाते। ये तो कितनी वैकेंसी है ये तय होगा, कौन बच्चा कितनी मेहनत करेगा ये तय होगा। हमारी शुभकामनाएं, हमारी दुआएं तो सबके साथ हैं कि आप सभी लोग चयनित हो, लेकिन मेहनत करेंगे तो जरूर होगा। जो यूपी स्पेशल का हिस्सा है वही भैया शुभकामना। यहाँ भौतिक संरचना और जलवायु नहीं आता यहाँ पर। यूपी स्पेशल के प्रीलिम्स वो मेंस में पढ़ाया जाता है। जीएस पेपर 5, 6 आप मेंस में पढ़ने आएंगे यूपी पीसीएस में, तो वहां पर भौतिक संरचना और जलवायु नदियां पढ़ाई जाती है ना। यहाँ प्रारंभिक परीक्षा में प्रीलिम्स में जो सवाल आते हैं, इसीलिए यही तो गलती आप लोगों की है ना कि आप लोगों ने किताबों के इंडेक्स में जो सूचियां देखा उसी पर काम करना प्रारंभ कर दिया, और आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को नहीं देखा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 370 के बारे में डिस्कस होगा, परसों डिस्कस करेंगे हम लोग करंट अफेयर में। तो प्रीवियस ईयर के पहले क्वेश्चन देखिए कि प्रारंभिक परीक्षा में यूपी स्पेशल को लेकर प्रीलिम्स के अंतर्गत कौन कौन से सवाल किस लेवल तक पूछे गए हैं। जब तक उसको नहीं देखेंगे तो आपको आइडिया नहीं लग पाएगा कि हमें प्रारंभिक परीक्षा के लिहाज से क्या क्या पढ़ना है, इसलिए इसको देखिए, ठीक है। तो खनिज, झीलें, तटवर्ती नगर, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, संगीत एवं ललित कला अकादमी, और आपका नगरों के उपनाम। नगरों के उपनाम, क्योंकि अब हम लोग अंतिम पड़ाव में हैं, तो अंतिम पड़ाव में हम रिवीजन पर अधिक बल देंगे कि जितना पढ़ा गया है तो पूरा एक साथ नहीं, तो लास्ट में मैंने कल रिवीजन कराया ही था। जो कल पढ़ा गया उसको पहले रिवीजन कर लीजिए। जो कल पढ़ा गया है उसको करिए। हाँ, कृषि होगा, कृषि और मिट्टी दोनों कराएंगे, वो प्री में पूछे जाते हैं। तो खनिज में सबसे पहले क्या पढ़ा, याद आ रहा है आप लोगों को? फटाफट जिसको जो याद आ रहा है वो कमेंट बताइए, मैं कमेंट में देख लूंगा कितने बच्चों का सही आंसर आया। फिलहाल आप लोग सबसे पहले मुझे ललितपुर बताइए, सबसे पहले मुझे ललितपुर बताइए, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि ललितपुर में कौन कौन सा खनिज है, कमेंट करके बताइए। ललितपुर में अगर कमेंट की खनिज की बात किया जाए तो यहाँ आपको क्या बताया गया था, याद है? सबसे फेमस है यूरेनियम, याद आ रहा है? सबसे फेमस है यूरेनियम, लिखना नहीं है क्योंकि रिवीजन कराना है। उसके बाद है तांबा, उसके बाद है राक फास्फेट, उसके बाद है लौह अयस्क,
उसके बाद है जिप्सम, ये सब कहां पर है? ललितपुर में है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट एक था हीरा और एक था संगमरमर, और एक था गेरू। ये तीनों बार बार पूछे जाते हैं। तो हीरा और संगमरमर में एक कॉमन था, मिर्जापुर, याद आया आप लोगों को? तो हीरा, बांदा और मिर्जापुर दोनों है। और जबकि आपका संगमरमर की बात किया जाएगा तो मिर्जापुर तो कॉमन बना रहेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला जुड़ जाएगा, यानी सोनभद्र। अगर ये सारी बातें याद आ रही तो रिवीजन सही से किया है आप लोगों ने। उसके अलावा गेरू की बात किया जाए तो ये केवल आपका बांदा में है। कहां पर है? बांदा में है। इन सब के अलावा पोटाश, लवण और कांच बालू को लेकर खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कांच लवण की बात किया जाए तो प्रयागराज, उसके लिए इलाहाबाद है ही है, चंदौली भी है, झांसी भी है, चित्रकूट भी है, बांदा भी है, अगर कांच बालू की बात किया जा रहा है। पोटाश लवण में भी वही सोनभद्र से लेकर के आपके ललितपुर, चित्रकूट तक के नीचे वाले क्षेत्र आपके आते हैं। इसके अलावा आपको मैंने बताया था कि सोना को लेकर के अगर बात होती है तो सोना ज्यादातर रामगंगा के रेत में और थोड़ी बहुत मात्रा में ललितपुर और सोनभद्र में भी आपका है। और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यही आएगा। अब आप कितना भी परेशान हो जाइए, कितने भी खनिज छोटे छोटे याद करके जाइए, 90% संभावना है तो ये क्वेश्चन आपके यहां से फंस जाते हैं। तो ललितपुर याद रखना है। उसके बाद हीरा, संगमरमर, गेरू के लिए, हीरा के लिए मिर्जापुर बांदा, संगमरमर के लिए मिर्जापुर सोनभद्र और गेरू के लिए बांदा। ये आपको इतने याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद झीलों में आ जाइए। कल बहुत सारी झीलें बताया आपको। एक झील बताया करेला झील, जरा कमेंट करके बताइए करेला झील कहां पर है? लखनऊ में है। उसके बाद क्या बताया? बेती झील प्रतापगढ़ में है। उसके बाद क्या बताया? सूर सरोवर झील, ये कहां पर है? आगरा में है। उसके बाद क्या बताया था? सूर सरोवर के बाद नौह झील बताया था, जो कि आपका कहां पर है? मथुरा में है। उसके बाद दहर झील, तो किसी बच्चे ने कहा था सर सही से समझ नहीं आ रहा है, हरदोई में क्या लिखा है आपने? मुझे ये भी याद है किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि हरदोई में क्या लिखा है सर, समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने रिपीट करके भी बताया था, दहर झील। और लिलौर झील कहां पर है? ये आपका बरेली में है। और उसके साथ साथ फुलहर झील आपका पीलीभीत में है। कहां पर है? पीलीभीत में है। और सूर सरोवर झील आपका कहां पे था? ये था आपका आगरा में। ये महत्वपूर्ण झीलें थी जो आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। ये कल मैंने झील भी कराया था। फिर तटवर्ती नगर में मैंने दो सबसे ज्यादा जोड़ दिया था, एक गंगा के किनारे और एक यमुना के किनारे। तो गंगा के किनारे हैं तो वैसे बहुत सारे शहर और नगर उत्तर प्रदेश के, लेकिन जो सावाल एग्जामिनेशन में आते हैं वो मैंने कल आपको बताया था। जैसे मैंने सबसे पहले शुरुआत करी गंगा वाले में, बिजनौर बताया था। बिजनौर के बाद फिर आपको मैंने बताया था हस्तिनापुर, जो कि मेरठ में है। फिर आपको मैंने नरौरा बताया था, जो कि बुलंदशहर में है। उसके बाद बिल्लौर और बिठूर दोनों बताया था। क्या? बिल्लौर और बिठूर दोनों बताया था, जो कि कानपुर में है। और उसके बाद क्या बताया था? काला काकर। ये काला काकर कहां है? ये प्रतापगढ़ में है। उसके बाद प्रयागराज है, मिर्जापुर है, वाराणसी है और गाजीपुर है। वाराणसी और गाजीपुर इंपॉर्टेंट है। ये सब किसके किनारे हैं? गंगा के किनारे हैं। फिर यमुना नदी के किनारे हमने शुरुआत की थी कहां से? बागपत से। बागपत के बाद फिर मैंने आपको क्या बताया था? वृंदावन, जो कि मथुरा, और मथुरा स्वयं भी यमुना नदी के किनारे है। उसके बाद आपका आगरा, इटावा, जालौन लाइन से है ना, आगरा, इटावा, जालौन लाइन से ही तो है यहाँ पर नीचे, जो मध्य प्रदेश को स्पर्श करता है। तो आगरा, इटावा और जालौन भी किसके किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। किसके किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। उसके बाद आपका कालपी है, क्योंकि जालौन उसी कालपी में है। और उसके बाद हमीरपुर, कौसाम्बी और प्रयागराज भी है। हमीरपुर, कौसाम्बी और प्रयागराज भी है। ये बड़े बड़े गंगा यमुना के किनारे बसे हुए शहर है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद कुछ छोटे मोटे शहर है जो अन्य नदियों के किनारे बसे हैं, जैसे राप्ती, ताप्ती नहीं, ध्यान रखिएगा, कई बार बच्चे ताप्ती समझ लेते हैं। तो मैंने आपको राप्ती भी बताया था। क्या बताया था? राप्ती बताया था। ये गोरखपुर, राप्ती नदी के किनारे है। कौन? गोरखपुर जो है ये राप्ती नदी के किनारे है। और उसके बाद गोमती नदी के किनारे जो बसे हुए 3 शहर है, उनसे खूब सवाल पूछा गया है। एक लखनऊ है, एक सुल्तानपुर है और एक आपका कौन सा है? जौनपुर है। ये तीनों किसके किनारे हैं? ये गोमती नदी के किनारे हैं। हिंडन नदी के किनारे कौन है? उसके बाद आपको बताया गया था गाजियाबाद आपका हिंडन नदी के किनारे है। इसके अलावा अयोध्या यानी सरयू नदी के किनारे, और इसके बाद शायद आपको मैंने मुरादाबाद और बरेली भी बताया था कि रामगंगा नदी के किनारे है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो नदियों के किनारे पूछे जाते हैं शहर, और ये सब मैंने पढ़ा दिया, उम्मीद करते हैं आपको याद भी हो गए होंगे। औद्योगिक विकास प्राधिकरण में 3 विकास प्राधिकरण बड़े इंपॉर्टेंट थे। औद्योगिक विकास प्राधिकरण में कल आपको बताया था एक सतहरिया, याद आया? सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसको संक्षिप्त में हम लोग क्या बोलते हैं? सीडा। क्या बोलते हैं?
संक्षिप्त में बोलते हैं सीडा। ये कहां पर है? ये वही है जिसे पूरब का सिराज कहा जाता है, ये वही है जिसे सिराज हिंद कहा जाता है, ये वहीं पर है जहां अटाला मस्जिद है, ये वही है जहां पर शाही पुल और शाही किला है। यानी जौनपुर में आपका क्या है? कटहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, जिसे हम संक्षिप्त में किस नाम से जानते हैं? सीडा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आपका गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसे संक्षिप्त में क्या कहा जाता है? संक्षिप्त में गीडा कहते हैं। आज इसके बारे में करंट अफेयर में बताया था कि उसमें कुछ लोग पैसे भी इन्वेस्ट किए जा रहे हैं उसके विकास के लिए। आज करंट अफेयर की क्लास अगर आप लोगों ने किया होगा तो गीडा की चर्चा मैंने करंट अफेयर में आर्टिकल के सेशन में भी किया था। तो जो गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है गीडा, ये कहां पर है आपका? ये गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो है आपका, ये गोरखपुर में है। और उसके अलावा एक और बताया था जहां पर ओखला पश्चिम बिहार है, यानी कि गौतम बुद्ध नगर, वहां पर ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण बताया था। ये कहां पर है? गौतम बुद्ध नगर। और ये 3 विकास प्राधिकरण मैंने बताया था, गीडा, सीडा और ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसको याद रखिएगा। फिर औद्योगिक संस्थानों को लेकर के मैंने बताया था एक पिकअप और एक यूपी का। एक पिकअप और यूपी का, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और संक्षिप्त नाम के साथ ही पूछे जाते हैं। तो पिकअप कहां पर है आपका? लखनऊ में। और यूपी का कहां पर है? कानपुर में है। लेकिन लखनऊ में एक और औद्योगिक संस्थान है, क्या है? उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड है। क्या? उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड भी कहां पर है आपका? लखनऊ में है। कानपुर में क्या है? उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम है। क्या है? कानपुर में उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम है। साथ ही साथ राज्य औद्योगिक विकास लिमिटेड भी है। क्या है? राज्य औद्योगिक विकास लिमिटेड भी है। और उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम भी है। क्या? उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम भी लिमिटेड भी कहां है? कानपुर में। 4 बताया था आपको, यूपी का भी बताया था, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम भी बताया था, राज्य औद्योगिक विकास लिमिटेड भी बताया था और उत्तर प्रदेश लघु उद्योग लिमिटेड भी आपको बताया गया था। 4 कानपुर में और 2 लखनऊ में। और लखनऊ में 2 कौन थे? एक था पिकअप और दूसरा आपका क्या था? उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड भी कहां पर? लखनऊ में बताया गया था। इसके अलावा एक और बहुत फेमस बताया था, सबसे लास्ट में बताया था, जो नाम के साथ विरोधाभास है, चर्म विकास विपणन लिमिटेड। याद आया? चर्म विकास विपणन लिमिटेड बड़ा फेमस है। चर्म के नाम पे हम कहां चले जाते हैं? कानपुर। लेकिन कानपुर में नहीं है, ये कहां पर है? आगरा में है। कानपुर में नहीं है, बल्कि ये कहां पर है? आगरा में है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको औद्योगिक विकास प्राधिकरण और औद्योगिक संस्थान में बताया था। उसके बाद कुछ आपके संगीत एवं ललित कला संस्थान बताए गए थे। क्या? संगीत एवं ललित कला संस्थान बताए गए थे। तो संगीत एवं ललित कला संस्थान में आप लोगों को क्या बताया था? सबसे इंपॉर्टेंट, निराला आर्ट गैलरी। कहां पर है? निराला आर्ट गैलरी, ये प्रयागराज में है। कहां पर है? ये प्रयागराज में है निराला आर्ट गैलरी। और आपको जानकारी के लिए बता दें, राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश नाटक अकादमी जिसका नाम था उत्तर प्रदेश नाट्य अकादमी लखनऊ, भारतेंदु नाट्य अकादमी ये भी आपका लखनऊ में ही है। और एक क्या बताया था? कला एवं शिल्प महाविद्यालय, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कला और शिल्प महाविद्यालय। याद आ रहा है? भारतीय कला भवन। देख, कला कला के नाम पे बच्चे कला कर जाते हैं और बच्चे फंस जाते हैं। कला एवं शिल्प महाविद्यालय की बात आएगी तो लखनऊ होगा। और भारतीय कला भवन की बात जो 1920 में स्थापित हुआ, ये कहां पर होगा? ये आपका वाराणसी में होगा। ये मैंने आपको कहां बताए थे? संगीत एवं ललित कला संस्थान में बताए थे। अगर ऐसे आप ओरली बोलेंगे जैसे मैं बोल रहा हूं, तब समझिए कि हमारी कमांड इस पे है, कोई भी विषय हो। और ये बोल आप तब तक, जब तक किताब को देखेंगे पढ़ते रहेंगे, किताब को देखेंगे पढ़ते रहेंगे, किताब को देखेंगे तो लगेगा याद है, हटाएंगे तो लगेगा भूल जाएगा। लेकिन वो याद बना रहे उसके लिए क्या किया जाए? किताबों को देखने के बाद फिर अपना दिमाग भी देखिए, अपने आप से मेमोराइज करिए। अगर नहीं याद आता फिर रिवीजन करिए। हाँ, राष्ट्रीय कथक संस्थान, बहुत बढ़िया, विकास गुप्ता जी ने। राष्ट्रीय कथक संस्थान जो 1988-89 में स्थापित हुआ था, ये भी लखनऊ में है। और यही उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कथक। राष्ट्रीय कथक संस्थान भी बहुत शानदार बताया आपने भाई। शिल्प नहीं लिखा है? कला एवं शिल्प महाविद्यालय नोट कर लीजिए भाई। पंकज जी ने कहा कि नहीं लिखा है सर। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में है और भारतीय कला भवन ये आपका वाराणसी में है। जो ये भारतीय कला भवन है, भारतीय कला भवन ये कहां पर है? वाराणसी में है। और कला एवं शिल्प महाविद्यालय, कला एवं शिल्प महाविद्यालय ये कहां पर है आपका? ये आपका लखनऊ में है। तो आपका मैंने खनिज भी रिवीजन करा दिया,
झीलों को भी रिवीजन करा दिया, तटवर्ती नगरों को भी करा दिया, औद्योगिक विकास प्राधिकरण भी करा दिया, संगीत एवं ललित कला संस्थान भी करा दिया। अब आपको मैं नगरों के उपनाम कराते हैं। क्या? अब आपको हम नगरों के उपनाम कराते हैं। क्या कराते हैं? नगरों के उपनाम कराते हैं। अब नगरों के उपनाम को फ्रेंड ध्यान रखिएगा, प्रयागराज में सबसे पहले बताया कि इलाहाबाद प्रयागराज को किस नाम से? कुंभ नगरी, संगम नगरी, देवताओं का निवास स्थान अमरूद नगरी के नाम से जाना जाता है। किसे? प्रयागराज को। वाराणसी में विश्वनाथ नगरी के नाम से, शिव नगरी के नाम से, घाटों का शहर कहा जाता है, सीढ़ियों का शहर कहा जाता है और पांडवों का शहर भी कहा जाता है। किसे? वाराणसी को कहा जाता है। सबसे प्राचीन शहर है ये वाराणसी आपका। इसके अलावा नामों को लेकर के लखनऊ के बारे में कई बार सवाल आता है। उसे नवाबों का शहर कहते हैं, नजाकत नफासत का शहर कहते हैं और साथ ही साथ बागों का शहर भी कहा जाता है। क्या? और आम नगरी भी कहते हैं। मलियाबाद वहीं पर है, इसे आमों का नगर भी कहा जाता है। किसे? लखनऊ को कहा जाता है। गोरखपुर के उपनाम से सवाल बनता है। गोरखपुर को नाथ नगरी या गीता प्रेस नगर या गीता वाटिका नगर भी कहा जाता है। क्या? गोरखपुर को गीता प्रेस नगर या नाथ नगरी के नाम से जाना जाता है। और वहीं आपको मैंने बताया था कन्नौज को इत्र नगरी या खुशबुओं का शहर कहा जाता है। क्या? इत्र नगरी या खुशबुओं का शहर कहा जाता है। गाजियाबाद को छोटी दिल्ली या उद्योग नगरी भी कहते हैं। वैसे उद्योग नगरी कानपुर को भी कहा जाता है। कानपुर को चर्म नगरी या उद्योग नगरी या पूर्वोत्तर भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। ये कई बार सवाल आपके कानपुर के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया है। गाजीपुर को काशी की बहन कहा जाता है। चंदौली को धान का कटोरा कहा जाता है। एक पॉइंट छूट गया था, नोट कर लीजिए। कन्नौज को पूरब का ग्रास भी कहा जाता है। कन्नौज को पूरब का ग्रास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूरब का ग्रास भी कहा जाता है। और साथ ही साथ पेठा नगरी बिल्कुल सिंपल आगरा है। ताज नगरी वो भी आगरा है आपका, दोनों ही आगरा है। और उसके अलावा फिर कानपुर मैंने बता ही दिया। गीता प्रेस नगर सांस्कृतिक कैपिटल भी है। हाँ, जौनपुर को पूरब का सिराज या सिराजे हिंद कहा जाता है। रिवीजन करना कितनी आसान बात है, बस बैठ जाओ। टॉपिक का नाम तो धीरे धीरे आपको याद हो गया ना। जब मौका मिले तब उस टॉपिक को मेमोराइज कर लो। एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो। लड़ना तो पड़ेगा, प्रयास भी करना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा, लेकिन एक निश्चित सीमा के बाद वो आपकी पूंजी बन जाएगी। और पूंजी बनाने के लिए संघर्ष थोड़ा करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आपके ये 6 टॉपिक का भी मैंने रिवीजन करा दिया। वैसे सिलेबस के दिन मैंने 24-25 टॉपिक पहले दिन लिखाए थे, 24-25 में अब तक पढ़ा चुका हूं। अब सब एक्स्ट्रा टॉपिक में आप लोग जा रहे हैं, तो लगभग 24-25 टॉपिक तो आपके हो गए जब से मैंने स्टार्ट किया है। सामान्य परिचय से अगर हम चलें तो 24-25 टॉपिक हो गए हैं। और ये ध्यान रखिएगा, जब जिले वाइज 15-20 जिलों का महत्वपूर्ण रिवीजन कराऊंगा तो ऐसे ही रिवीजन होगा। ध्यान रखिएगा, जो ये 25-26 टॉपिक है ना, तो ऐसे ही कल भी मैंने आपको बताया था, जिले का नाम बीच में करके ये 25-26 टॉपिक लाइन से लिखूंगा और तब आपका असली परीक्षा होगी कि आपके रिवीजन कितना अच्छा हो पाया और कितना अच्छा उसके बारे में बोल पा रहे हैं। और अंतिम समय में अगर बोल दिए तो यूपी स्पेशल आपकी मुट्ठी में आ जाएगा, और आ जाएगा। हम अपना पूरा प्रयास करेंगे कि आ जाए आपका। ठीक है, क्लियर? तो अब आज चलते हैं। आज 2 टॉपिक मैं लूंगा। एक टॉपिक पीडीएफ से पढ़ेंगे क्योंकि एकदम फैक्चुअल टॉपिक है, वो जो है घराना वाला टॉपिक है। कौन से घराने से कौन संबंधित है और कौन सारंगी वादक है, कौन पृथक नायिका गायिका है, कौन नृतक है, कौन तबला वादक है, कौन सरोद वादक है, कौन बनारस घराने से है, कौन किराना घराने से है, कौन लखनऊ। फिलहाल 2 ही घराना मोस्टली पूछे जाते हैं, घराना भी बताना है। और उससे पहले एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक थोड़ा सा है, उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण जनजातियां, इसको पहले बताना है। तो पहले एक हेडिंग बनाइए, उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण जनजातियां। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण जनजातियां, उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण जनजातियां। जिस प्रकार से कल के टॉपिक में आपने देखा है कि खनिज के मामले में अगर देखा जाए तो खनिज के मामले में उत्तर प्रदेश की बहुत रिच स्थिति नहीं रही, उसी प्रकार से जनजातियों की भी। अनुसूचित जाति तो खूब है, लेकिन जनजातियों का मामला बहुत बेहतर नहीं है यहाँ पर। लेकिन फिर भी कुछ जनजातियां उत्तर प्रदेश में हैं महत्वपूर्ण। जैसे कौन कौन सी जनजातियां हैं, कहां कहां से हैं। जनजातियों को लेकर 3 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं।
कि कौन सी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, किसका संबंध कहाँ से है, किस स्थान से है, और उस कुछ जनजातियों की विशेषताओं के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि थारू जनजाति की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या खाते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन क्या था, उनकी शारीरिक आकृति क्या थी, उनके द्वारा किया जाने वाला नृत्य क्या था, किस घराने से संबंधित थे। कुछ जनजातियों की विशेषताएं भी कभी कभी पूछी जाती पीसीएस में। और बहुत हल्का सवाल बनता है, केवल जनजातियों का क्षेत्र पूछ लिया जाता है कि खरवार जनजाति कहाँ पाई जाती है, माहीगीर जनजाति कहाँ पाई जाती है, बुक्सा या भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है, थारू जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, गौंड जनजाति का क्षेत्र कहाँ पर है, इनकी विशेषताएं क्या हैं। तो पहले हम इनका क्षेत्र दिखा देते हैं, फिर पॉइंट में कुछ जो जो विशेषताएं पूछी जाती हैं उसको लिखा देंगे आपको। दिल्ली को टच करने वाले जिले बता दीजिए सर एक बार। क्या इसमें बागपत भी टच करता है? क्लियर कर दे। नहीं, दिल्ली, नई दिल्ली को दो, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद है। क्या गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद को टच करता है, और बागपत को जो टच करता है वह हरियाणा है। तो मैंने कराया था ना, घराना मतलब होता है कि किस, जैसे आईपीएल की टीम है ना, तो कौन किस घराने से है, कोई गुजरात टाइटंस से है, कोई अलग अलग फ्रेंचाइजियों से भी कहे ना, जैसे फ्रेंचाइजी से मैच खेलते हैं वैसे अलग अलग घराने से अपनी कला के लिए जाने जाते थे, उसी को घराना बोलते हैं। नहीं पवन जी, वो इसमें नहीं है, वो आप इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, और यहाँ प्रारंभिक परीक्षा में उत्तर प्रदेश के अलग से कोई नहीं आते। नदियां उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं में है, मैंने कई बार बताया तो आपको शायद। ठीक, चलिए एक मैप बनाइए। चलिए, जनजातियों के बारे में सबसे पहले फ्रेंड ध्यान रखिएगा। अगर जनजाति की बात किया जाए कि यहाँ तुलनात्मक सवाल आता है, जैसे मैंने बताया था कि पूरे भारत की जनसंख्या का उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 16.51 है। जैसे मैंने बताया था पूरे भारत के क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 7.33% है। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ ये भी याद रखिएगा कि संपूर्ण भारत की जनजातियों का, संपूर्ण भारत की जनजातियों का 1.09% जनजाति उत्तर प्रदेश में निवास करती है। उत्तर प्रदेश में निवास करती है। इसका मतलब है कि पूरे भारत में जितनी भी जनजातियां रहती हैं, उस संपूर्ण जनजातियों का उत्तर प्रदेश में, जब जनसंख्या की बात होती है टोटल पॉपुलेशन, तो 16.51 पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन करता है उत्तर प्रदेश। लेकिन बात जब अनुसूचित जनजातियों की आए, शेड्यूल ट्राइब्स की आए, तो संपूर्ण भारत में जितने भी शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उन संपूर्ण शेड्यूल ट्राइब्स का 1.09% जनजाति उत्तर प्रदेश में निवास करती है। और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या क्या है, ये मैं पढ़ा चुका हूं, 19,98,12,341 व्यक्ति। और 2011 की जनगणना के अनुसार, ध्यान रखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की संपूर्ण जनसंख्या में, उत्तर प्रदेश के संपूर्ण जनसंख्या में 0.6% संख्या जनजातियों का है, ना के बराबर लगभग कह सकते हैं, 1% से भी कम जनजातियों का है। मतलब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में जितनी पॉपुलेशन है 2011 की जनगणना के अनुसार, और उस 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे संपूर्ण जनसंख्या का 0.6% आपकी जनसंख्या जनजातियों की, जनसंख्या किसकी, जनजातियों की उत्तर प्रदेश में निवास करती है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है
ये आपको भी फैक्ट याद रहना चाहिए और आपको ये फैक्ट भी याद रहना चाहिए। अब सवाल उठता है कि कौन सी जनजाति कहां पर पाई जाती है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। अगर थारू जनजाति की बात किया जाए फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, थारू जनजाति का क्षेत्र ये है, ये क्षेत्र है थारू जनजाति का। ये क्षेत्र जो है आपका, ये किसका है, थारू जनजाति का क्षेत्र है। ये क्षेत्र है आपका थारू जनजाति, इन क्षेत्रों में पाई जाती है और इसका मुख्य क्षेत्र गोरखपुर और बलरामपुर माना जाता है। जो यहां पर आपका गोरखपुर है और यहां पर जो बलरामपुर है, यहां पर मुख्य रूप से थारू जनजाति पाई जाती है। लेकिन थारू जनजाति का जो विस्तार है वह गोरखपुर का, क्या यहां एक पॉइंट लिख सकते हैं कि थारू जनजाति का विस्तार, थारू जनजाति का विस्तार गोरखपुर के तराई क्षेत्र में है। लेकिन अगर बात किया जाए गौंड जनजाति, क्या गौंड जनजाति की बात किया जाए फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, अगर हम गौंड जनजाति की बात करें तो गौंड जनजाति का विस्तार ये है गौंड जनजाति का विस्तार। इसका मतलब है कि ब्लैक स्पॉट से मैंने जितना बनाया है ये सब के सब क्षेत्र किसके हैं, गौंड जनजाति के हैं। और आप इसमें अब समझ ही सकते हैं, अगर ब्लैक वाला क्षेत्र आपका गौंड जनजाति से संबंधित है तो इसका मतलब है ये आपका देवरिया, बलिया, चंदौली, जौनपुर, वाराणसी, मऊ, गाजीपुर, सोनभद्र, आजमगढ़, ये मुख्य क्षेत्र इसका है। क्योंकि मैंने मैप में ही दिखा दिया, ये नीचे वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का, ये किससे संबंधित है, यहां पर गौंड जनजाति पाई जाती है। क्या यहां पर ये जो ब्लैक स्पॉट में मैंने बनाया है, यहां पर कौन सी जनजाति पाई जाती है फ्रेंड्स, यहां पर गौंड जनजाति पाई जाती है। कौन सी, गौंड जनजाति पाई जाती है। ठीक है। अच्छा, कई बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सी है, क्या उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सी है। तो ध्यान रखिएगा, कई सारी किताबों में थारू जनजाति दिया गया है, क्या थारू जनजाति को सबसे बड़ी जनजाति समूह दिया गया है। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति समूह, सबसे बड़ी जनजाति समूह की अगर बात किया जाए तो सबसे बड़ी जनजाति समूह जो उत्तर प्रदेश में है वह कौन सी जनजाति है, गौंड जनजाति है। उसके बाद खरवार जनजाति है, तब जाकर नाम आता है थारू जनजाति का। इसकी जनसंख्या 5 लाख से ऊपर है। खरवार जनजाति की लगभग 1.5 लाख है और थारू जनजाति की लगभग 1,05,000 है। तो बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन कई सारी किताबों में मिस्टेक है कि थारू जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है। तो जनजातियों का सबसे बड़ा समूह कौन सा है, गौंड जनजाति होगा। इसके अलावा सर कुछ और भी जनजातियां, हाँ एक जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जनजाति है आपकी यहां पर, और ये क्षेत्र कौन सा है आपका, बिजनौर का क्षेत्र है। कौन सा, बिजनौर का क्षेत्र है। और यहां पर कौन सी जनजाति पाई जाती है, यहां पर आपका भोक्सा या बुक्सा जनजाति, यहां पर बुक्सा या भोक्सा जनजाति, यहां पर बुक्सा या भोक्सा जनजाति, और साथ ही साथ माहीगीर जनजाति पाई जाती है। कौन सी, और साथ ही साथ माहीगीर जनजाति।
माहीगीर जनजाति आपकी पाई जाती है। तो यहां पर बोक्सा या भोक्सा जनजाति या माहीगीर जनजाति जो पाई जाती है वो कहां पर है, वह आपके बिजनौर में है। कहां पर है, बिजनौर में है, बिजनौर में है। अच्छा, किताबों में कई बार सिर्फ बिजनौर का नाम दिया गया बुक्सा या भोक्सा, लेकिन इसके अलावा बहुत अल्प मात्रा में आगरा में भी पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, एक बार सवाल भी आया है। यहां पर आपका आगरा है, आगरा में भी कौन सी जनजाति है, आगरा में भी, आगरा में भी, इसको नोट कर लीजिए, आगरा में भी बुक्सा या भोक्सा जनजाति पाई जाती है। बुक्सा या भोक्सा जनजाति, जनजाति पाई जाती है, पाई जाती है। और साथ ही साथ एक जनजाति बड़ी फेमस है जिसका क्षेत्र ये वाला है, मैं पिंक कलर से इस पर संक्रमण काल कर दे रहा हूं, ये क्षेत्र, ये क्षेत्र में एक जनजाति पाई जाती है, यानी सोनभद्र क्षेत्र में, वाराणसी क्षेत्र में, चंदौली बलिया क्षेत्र में और देवरिया तक थोड़ा बहुत विस्तार इसका मिलता है। और इस जनजाति का नाम है खरवार या खरवार जनजाति। क्या इसका नाम होगा, खरवार जनजाति। क्या इसका नाम होगा, खरवार जनजाति। और इसी खरवार जनजाति को खैरवार भी कहते हैं, खरवार या खैरवार जनजाति, या खैरवार जनजाति। और ये इसका क्षेत्र जो है वह कौन कौन सा है, सोनभद्र में है, और आपका वाराणसी में है, बलिया में है, देवरिया में है, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। लेकिन मुख्य क्षेत्र इसका सोनभद्र माना जाता है। ये जो आपका क्षेत्र मैंने दिखाया सोनभद्र में, यही इसका क्या है, इसका मुख्य क्षेत्र है। इन सब के अलावा ललितपुर में एक जनजाति है जिसको सहारिया जनजाति कहा जाता है। ललितपुर में ये आप जान ही रहे हैं, लटका हुआ पेट कहां है, ललितपुर में है। यहां सहारिया जनजाति पाई जाती है, यहां सहारिया जनजाति, सहारिया जनजाति पाई जाती है। कौन सी, सहारिया जनजाति। और अगरिया और पहाड़िया की बात किया जाएगा, सोनभद्र में कुछ और भी जनजातियां हैं जो पूरे सोनभद्र में पाई जाती हैं, उसका भी नाम आपको हम लिख देते हैं, ग्रीन कर दे रहे हैं इसको पूरा ग्रीन कर दे रहे हैं। और यहां पर कौन कौन सी और जनजातियां हैं, तो सोनभद्र के अंतर्गत ध्यान रखिएगा, यहां पर अगरिया, पहाड़िया, भुइया, अंक की बूंदी का एक है भुइया, ये सारी जनजातियां भी कहां पर हैं, सोनभद्र में है। इसका मतलब है कि सोनभद्र के भीतर हमने कौन कौन सी जनजाति बता दी, सोनभद्र के भीतर अगर बात किया जाए, केवल अंक की बूंदी लगी, भुइया और भुइया जनजाति। सोनभद्र के अंतर्गत अगरिया, पहाड़िया, भुइया, भुइया, खरवार जनजाति है। क्या है, खरवार जनजाति है। और साथ ही साथ सोनभद्र में आपका ये ब्लैक कलर वाला भी डॉट लाइन आया है, इसका मतलब है कि यहां पर आपका गौंड जनजाति भी यहां पाई जाती है। ठीक, और बात ललितपुर की किया जाए तो केवल एक जनजाति याद रखिएगा, क्योंकि या बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो शहरिया केवल यहां है, बाकी सारा या, चाहे अगरिया का या हो, चाहे पहाड़िया का या हो, चाहे भुइया का या हो, चाहे भुइया का या हो, सब सोनभद्र है। केवल एक याद रखिएगा कि सहारिया जनजाति जो है ये आपका सोनभद्र में नहीं बल्कि ललितपुर में है। कहां पर है, सोनभद्र में नहीं बल्कि ललितपुर में है। खरवार जनजाति का ये जो आपका मैंने पिंक कलर से किया है, किससे, पिंक कलर से जो किया है, खरवार जनजाति सोनभद्र, वाराणसी, बलिया और देवरिया। फिर से लिख दे रहे हैं, सोनभद्र, 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 वाराणसी, बलिया और देवरिया। ये सारी जनजातियां कहां पर हैं, ये आपकी खरवार जनजाति का ये क्षेत्र है।
ये पूरा एक ही मैप में मैंने सारे जनजातियों को क्लियर कर दिया। अब मैं बताता हूं कि कौन कौन से पॉइंट आपके दिमाग में रहने चाहिए, क्या क्या सवाल यहां से बनेंगे। पहला सवाल दो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की है कि पूरे संपूर्ण भारत में जितनी जनजातियां हैं उस संपूर्ण जनजातियों का 1.09% जनजाति उत्तर प्रदेश में निवास करती है। कितना? 1.09% जनजाति उत्तर प्रदेश में निवास करती है। और साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की समस्त जनसंख्या का 0.6% संख्या किसकी है? जनजातियों की है। कितनी है? 0.6% जनसंख्या जनजातियों की। ये दो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। उसके बाद अगर कभी पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सी है, तो गौड़ समूह सबसे बड़ी जनजाति है। और उसके बाद कौन सा है? खरवार है। फिर उसके बाद थारू है आपका। फिर इनका अगर क्षेत्र पूछा जाता है तो थारू जनजाति का जो मुख्य क्षेत्र है क्या है? वह गोरखपुर का तराई क्षेत्र है। गोरखपुर और बलरामपुर इसका मुख्य क्षेत्र है, लेकिन गोरखपुर और बलरामपुर के इस पूरे तराई क्षेत्र में थारू जनजाति पाई जाती है, यानी कि बहराइच, बस्ती, सिद्धार्थनगर और ये महाराजगंज का जो पूरा क्षेत्र है गोरखपुर तक, इन पूरे क्षेत्रों में थारू जनजाति पाई जाती है। लेकिन अगर गौड़ जनजाति की बात किया जाए तो गौड़ जनजाति का विस्तार पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में सोनभद्र तक है। यानी प्रारंभ होता है देवरिया से, कुशीनगर, बलिया, मऊ, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, और उसके बाद सोनभद्र, जौनपुर और ये सारे स्थानों पर क्या है? आपका गौड़ जनजाति है। फिर मैंने बताया खरवार और खैरवार जनजाति जो है इसका मुख्य क्षेत्र, जैसे मैंने बताया कर्मा नृत्य इनके द्वारा किया जाता है। इसी खरवार जनजाति के द्वारा ही कर्मा नृत्य किया जाता है। तो अगर पूछा जाता है कि खरवार या खैरवार का सबसे मुख्य क्षेत्र कौन सा है, तो ध्यान रखिए इनका सबसे मुख्य क्षेत्र है सोनभद्र। क्या? इनका सबसे मुख्य क्षेत्र है सोनभद्र, लेकिन इनका विस्तार इसके आगे भी मिलता है और कहां इसका विस्तार है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो आप ध्यान रखिएगा कि सहारिया जनजाति जो है आपका केवल ललितपुर में है। इसके अलावा अगरिया, पहाड़िया, भुइया और भुइया ये सब सोनभद्र में है। और ये ध्यान रखिएगा बिजनौर को हल्के में मत लीजिएगा, सबसे ज्यादा बार यही पूछा गया है आपके एग्जाम में। आपका कि बुक्सा या भोक्सा जनजाति कहां पाई जाती है, तो बुक्सा या भोक्सा जनजाति मुख्य रूप से 95% आपका कहां पर है? आपका बिजनौर में है, लेकिन कुछ मात्रा इसकी आगरा में भी देखने को मिलती है। पहले उत्तर प्रदेश में और भी जनजातियां थी जब उत्तराखंड इससे अलग नहीं हुआ था, लेकिन उत्तराखंड जब अलग हो गया तो काफी जनजातियां आपकी उत्तराखंड में चली गई। और उसके बाद इसीलिए आगे चलकर 2003 में 10 जनजातियों को एक साथ सूचीबद्ध किया गया था। और उसके अलावा फ्रेंड ध्यान रखिएगा कि इसी बिजनौर में एक और जनजाति पाई जाती है जिसको मैंने नाम बताया, माहीगीर जनजाति, जो इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। क्या? माहीगीर जनजाति जो इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। इसको नोट करके ओके बताइए। फिर इन जनजातियों की विशेषताएं बताते हैं कि कौन सी जनजातियों की कौन सी क्या विशेषताएं हैं, कहां कहां से सवाल बन सकता है। खरवार जनजाति का जो मुख्य क्षेत्र है ना, इनकी जो उपज है वह झारखंड के पलामू क्षेत्र से है। अरे जब बोल रहे थे प्रदीप भैया तो क्या कर रहे थे? एक एक पेन से अलग कर दिया गया। घौच पौच के लिए कुछ दिमाग भी कंसंट्रेट किया रहा करिए ना, दिमाग कहाँ रहता है। एक एक शब्द जब बताया जा रहा था पूरा मैप बनने के बाद एक साथ देख रहे हैं। एक बार में जब आपको बताया गया ये वाला क्षेत्र अलग किया गया ब्लू वाला पूरा, और इसमें आपको बता दिया गया थारू, फिर आपको ब्लैक वाला एक साथ कर दिया गया, इसी ब्लैक के ऊपर आपको पिंक चढ़ाया गया, इसी पिंक के ऊपर फिर आपको ग्रीन करके पूरे सोनभद्र में ये बताया गया। तो क्या कर रहे थे उस समय? इतनी जल्दी घौच पौच हो जाता है, कैसे अलग करेंगे आप लोग? बिजनौर को प्राथमिकता देना है। फिर से बोल दे प्रदीप जी, कंसंट्रेशन हाई करिए, कंसंट्रेशन वीक है आपका, इसका मतलब अगर दोबारा मैप की आपको आवश्यकता पर ये घौच पौच लग रहा है इतने कायदे से बताने के बाद, तो घौच पौच में क्या समझ में आएगा फिर आपको? माहीगीर आपका कहां पर है? माहीगीर ये देखिए लिखा है बिजनौर, बिजनौर में माहीगीर ये लगा हुआ है। फिर से एक बार बोल देते हैं, थारू जनजाति गोरखपुर और बलरामपुर के तराई क्षेत्र में, ये पूरा क्षेत्र है थारू जनजाति का। गौड़ जनजाति का ये पूरा यहां से क्षेत्र है गौड़ जनजाति का। खरवार जनजाति का मुख्य क्षेत्र सोनभद्र है, लेकिन इसके साथ साथ जहां जहां पिंक कलर गया है वहां तक इसका खरवार जनजाति का विस्तार माना जाता है। ग्रीन कलर से जो किया है वो केवल आपका सोनभद्र के लिए है। और सोनभद्र में कौन कौन सा है? अगरिया, पहाड़िया, भुइया और भुइया जनजाति है आपका। ठीक है, और उसके अलावा ध्यान रखिएगा
कि थारू जनजाति को बिजनौर के साथ साथ आपको आगरा में भी कुछ क्षेत्र है। दोनों विकल्प अगर एक साथ आ जाए फिर भी आप वरीयता किसको देंगे? बिजनौर को ही देंगे। और इसी बिजनौर में बुक्सा और भोक्सा जनजाति के साथ साथ माहीगीर जनजाति भी है। ललितपुर में केवल एक याद रखना है, सहारिया जनजाति। अब ठीक हो गया प्रदीप जी? थारू का क्षेत्र बता दिया ना, ये थारू का। भाई मैपिंग पढ़ाने का मतलब क्या हो गया कि अब ब्लू कलर भी बता दिया गया और फिर आपको पूछना चाहिए क्षेत्र बताइए। तब तो ऐसा ही हुआ कि पूरी टीम का नाम बता दिया गया, फिर कह रहे हो विराट कोहली कहां से खेलते हैं, तो कितनी शर्मिंदगी की बात होगी। पूरी टीम से परिचय कराने के बाद फिर आप ही सवाल करने कि विराट कोहली कहां से खेलता है। पूरे मैप में 75 बार सिखाते सिखाते ये नेपाल के 7 जिले हैं। यहाँ से शुरू होता है, पीलीभीत है, लखीमपुर है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज है। और मैप में ये दिखा दिया गया, ये ब्लू कलर जहां जहां है ये थारू जनजाति है। और अगर अब आप पूछे कि थारू जनजाति कहां है तो कितनी शर्म की बात होगी। फिर गौंड का मुख्य एरिया, ये भाई नाम भी लिख दिया गया है गौंड का। ये गौंड का नाम भी मैंने लिख दिया, देवरिया है, बलिया है, चंदौली है, जौनपुर, पूरा विस्तार इनका है। कोई एक पर्टिकुलर जिला नहीं, इन पूरे क्षेत्रों में इसका विस्तार मिलता है। एक बार किताब में भी पढ़ लीजिएगा तो समझ में आएगा। हाँ निर्मला जी, इसलिए कोशिश किया करिए जब मैं मैपिंग किया करो तो मैपिंग मेरे साथ कर लिया करो, बाद में देखोगे तो घौच पौच ही लगेगा आप। हाँ, बादाम खाए हैं। चलिए कोई बात नहीं, नोट कर लिया भाई। अब हेडिंग बनाइए, उत्तर प्रदेश में जनजातियों की विशेषताएं। जनजातियों की विशेषताएं, कुछ जनजातियों को जहां जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको लिखा दे रहे हैं। जनजातियों की विशेषताएं, जनजातियों की विशेषताएं। जनजातियों की विशेषताएं, सबसे पहले एक दो विशेषताएं पहले लिखिए। माहीगीर जनजाति की, माहीगीर जनजाति की क्षेत्र तो पहले क्लियर हो गया, कहां पाया जाता है? बिजनौर क्षेत्र में पाई जाती है। कहां पर? बिजनौर जिले में पाई जाती है। पहले विशेषता, बिजनौर जिले में पाई जाती है, बिजनौर जिले में पाई जाती है। दूसरी विशेषता, ये इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं, ये इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। और तीसरी विशेषता, इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार मछली पकड़ना है। इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार मछली पकड़ना है। इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार मछली पकड़ना है। ये 3 विशेषताएं लिखिए माहीगीर जनजाति में। उसके बाद अगली विशेषता आपकी पूछी जाती है बुक्सा या भोक्सा जनजाति से। बुक्सा या भोक्सा जनजाति, साथ साथ लिखते चलिए, नोट कर लीजिए, तैयार भी कर लीजिए इसी समय तुरंत। पहली विशेषता, इनका संबंध बिजनौर जिले से है। इनका संबंध बिजनौर जिले से है, इसलिए मैंने लिखाया नहीं, पहले मैप में दिखा दिया ताकि आपको जैसे ही नाम आए बुक्सा या भोक्सा को तो ये याद आए कि सर ने ऊपर कटोरी जैसा बिजनौर बनाया था। जब आए सहारिया का तो ये आपको याद आए, वहां दिखे, नहीं तो इसको मैं पॉइंट में ही लिखा देता सारी जनजातियों को। मैप में इसीलिए समझाया ताकि विजुअल रूप से आपके दिमाग में सारी चीजें बस जाए। तो ध्यान रखिएगा, इनका संबंध बिजनौर जिले से है, जिले से है। और बुक्सा या भोक्सा जनजाति जो है, फिर ध्यान रखिएगा, इनका संबंध पटवार राजपूत घराने से है। इनका संबंध पटवार राजपूत घराने से है। कहां से? पटवार राजपूत घराने से है। और साथ ही साथ बुक्सा जनजाति का इस
जनजाति का सॉरी सॉरी इस जनजाति के पंचायत के सर्वोच्च पद को तखत कहा जाता है। क्या? पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति तखत कहलाता है। इस जनजाति के पंचायत के सर्वोच्च व्यक्ति क्या कहलाता है? तखत कहलाता है। ये कभी कभी सवाल आएंगे, लेकिन मैं लिखा इसलिए दे रहा हूं कि अगर गहरा सवाल भी पूछा जाए फिर भी गलती ना हो। फिलहाल जनजातियों को लेकर क्षेत्र ही से सवाल आता है। और उसके बाद इस जनजाति के लोग चामुंडा देवी की पूजा करते हैं। इस जनजाति के लोग चामुंडा देवी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आया हुआ है, चामुंडा देवी की पूजा करते हैं। और जाहिर सी बात है, और इनका मुख्य आधार फिलहाल पूर्वांचल क्षेत्र में तो है नहीं है कि वहां पर बहुत ज्यादा वर्षा होगी, केवल चावल ही होगा। इस जनजाति की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। इस जनजाति की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि है। इतनी विशेषताएं आपको याद रखना है। किस जनजाति की? बुक्सा या भोक्सा जनजाति की। और साथ ही साथ इसमें पितृसत्तात्मक परिवार होता है, पितृसत्तात्मक प्रथा है, पितृसत्तात्मक प्रथा है। और साथ ही साथ विधवा विवाह और बहुपत्नी विवाह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विधवा विवाह और बहु विवाह प्रथा प्रचलित है। बहु विवाह प्रथा प्रचलित है। ये इतनी विशेषताएं आपको याद रखना है। सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, बुक्सा या भोक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो ये बुक्सा या भोक्सा जनजाति जो है फ्रेंड्स, ये बिजनौर जिले में, थोड़ी बहुत मात्रा आगरा में मिलती है। और इसलिए मैंने सबसे पहला पॉइंट क्या बताया? सबसे पहला पॉइंट, इनका संबंध बिजनौर जिले से है। किस घराने से संबंधित है? ये पटवार राजपूत घराने से संबंधित है। इस जनजाति का पंचायत के सर्वोच्च व्यक्ति को किस पद से जाना जाता है? किस नाम से? तखत कहलाता है। इस जनजाति के लोग किसकी पूजा करते हैं? चामुंडा देवी की पूजा करते हैं। और इस जनजाति की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? मुख्य आधार कृषि है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी उर्वरक है। इस क्षेत्र में कृषि कार्य प्रचुर मात्रा में होता है। और इनका समाज कैसा होगा? इनमें पितृसत्तात्मक प्रथा होती है, विधवा विवाह का प्रचलन है, यानी कि विधवा होने के बाद फिर से वह विवाह कर ले सकती हैं। और बहु विवाह प्रथा भी प्रचलित है, यानी कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक विवाह भी कर सकता है। तो बुक्सा और भोक्सा जनजाति की ये 4 से 5 विशेषताएं याद रखिएगा। ठीक है, नोट करिए, ओके बोलिए, फिर आगे चलते हैं। वो थारू जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। अगली हेडिंग बनाइए, थारू जनजाति की विशेषताएं। थारू जनजाति की विशेषताएं। थारू जनजाति की विशेषताएं। थारू जनजाति की विशेषताएं। देखिए, थारू जनजाति पाई कहां जाती है? थारू जनजाति आपने देखा कि गोरखपुर के तराई क्षेत्र में है। गोरखपुर में वर्षा कम होती है कि ज्यादा होती है? वर्षा ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या होगा? चावल होगा, क्योंकि जहां वर्षा अधिक होगी वहां चावल होता है। और ध्यान रखिएगा, यहाँ के लोग नरकुलों से अपने घरों को, मकानों को बनाते हैं। साथ ही साथ बजहर नामक पर्व इनके द्वारा मनाया जाता है। और इसे ही थारू जनजाति के जो लोग हैं ये क्या करते हैं? दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। ये सवाल कई बार पूछा गया है कि थारू जनजाति के लोग जो हैं दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। और यहां पर बदला विवाह प्रचलित है। और किस वंश से संबंधित है? इस जनजाति के लोग किरात वंश से संबंधित हैं। इस जनजाति के लोग किरात वंश से
किरात वंश से, किरात वंश से संबंधित हैं, किरात वंश से संबंधित हैं तथा इनका मुख्य भोजन चावल है। मुख्य भोजन, मुख्य भोजन इनका क्या है? चावल है, क्योंकि गोरखपुर के तराई क्षेत्र से संबंधित है तो जाहिर सी बात है वर्षा ज्यादा होगी और कृषि कार्य में धान की खेती अधिक होगी। और थारू जनजाति के लोग, इस जनजाति के लोग, इस जनजाति के लोग लकड़ी के लट्ठों और नरकुलों से घरों का निर्माण करते हैं। लकड़ी के लट्ठों एवं नरकुलों से, नरकुलों से घरों का निर्माण, घरों का निर्माण करते हैं। और साथ ही साथ इस जनजाति में बदला विवाह प्रचलित है। बहुविवाह नहीं, विधवा विवाह नहीं, बदला विवाह। बदला विवाह से तात्पर्य है कि जिस घर में अपनी बेटी देंगे उसी घर से बेटी लेकर के आएंगे। इस जनजाति में, इस जनजाति में बदला विवाह प्रचलित है। बदला विवाह प्रचलित है। इस जनजाति में बदला विवाह प्रचलित है तथा इस जनजाति में संयुक्त परिवार प्रथा, ज्वाइंट फैमिली है। यहां पर संयुक्त परिवार प्रथा है। यहां पर संयुक्त परिवार प्रथा है। और साथ ही साथ बजहर नामक पर्व इनके द्वारा मनाया जाता है। थारू जनजाति के द्वारा बजहर नामक पर्व मनाया जाता है। थारू जनजाति द्वारा बजहर नामक पर्व, बजहर नामक पर्व मनाया जाता है। और सबसे लास्ट बात, दीपावली को इस जनजाति के द्वारा, दीपावली को शोक के रूप में मनाया जाता है। इस जनजाति द्वारा दीपावली को शोक के रूप में मनाया जाता है। तो जितनी बातें मैंने वहां बताई थी लगभग उतनी बातें यहां पर हैं। कीवर्ड फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। कीवर्ड का मतलब है कि थारी जनजाति का लोगों का संबंध किरात वंश से है। इनका मुख्य भोजन चावल है। क्षेत्र गोरखपुर का तराई क्षेत्र है। इन जनजातियों के लोगों का जो मकान होता है वह लकड़ी के लट्ठों और नरकुलों से होता है। इस जनजाति में कौन सा विवाह प्रचलित है? बदला विवाह प्रचलित है। और यहाँ पर कौन सी प्रथा है? जहां मैंने बुक्सा या भोक्सा जनजाति में बताया कि वहां पर आपका कौन सा कैसा परिवार है? पितृसत्तात्मक प्रथा है। और यहां पर संयुक्त परिवार प्रथा है। और थारू जनजाति द्वारा बजहर नामक पर्व मनाया जाता है और दीपावली त्योहार को शोक के रूप में मनाया जाता है थारू जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा? थारू जनजाति के द्वारा। ठीक है, तो इतनी विशेषताएं आपसे पूछी जाती हैं। तो माहीगीर की, बुक्सा या भोक्सा की और साथ ही साथ थारू जनजाति की। अब एक थोड़ा सा लिख लीजिएगा खरवार जनजाति के बारे में। बस लास्ट पॉइंट है, गौंड के बारे में कोई विशेषताएं नहीं पूछी जाती है। खरवार के बारे में कभी कभी आ जाता है। खरवार जनजाति, खरवार जनजाति के बारे में केवल 5% की संभावना है। ये विशेषता लेवल पे सवाल 5%, 95% संभावना है कि इनका क्षेत्र ही पूछा जाता है कि कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है। और वो तथ्यात्मक सवाल, फैक्चुअल, जो परसेंटेज वाले मैंने बताया, सबसे बड़ी जनजाति समूह वाले जो सवाल बताए। और अंदाजा आपको तभी लग पाएगा कि सवाल क्या पूछे जाते हैं। तो वैसे तो मैं कराऊंगा ही, लेकिन हो सके तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए हर टॉपिक के, तब आपको आइडिया लगेगा सवाल का नेचर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, इस जनजाति के द्वारा कर्मा नृत्य किया जाता है। इस जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? कर्मा नृत्य किया जाता है। इस जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? कर्मा नृत्य किया जाता है। और
और इनका भी ध्यान रखिएगा, यह इनका मूल निवास क्षेत्र झारखंड है। इनका इनका मूल निवास क्षेत्र जो है वह झारखंड है। झारखंड में कहा? पलामू। और इनका विस्तार की बात किया जाए तो मैंने पहले भी बता दिया, एक बार फिर बता देता हूं। मुख्य क्षेत्र सोनभद्र है, मुख्य क्षेत्र जो है आपका सोनभद्र है। और इसके अलावा इनका विस्तार वाराणसी में भी देखने को मिलता है, बलिया में भी देखने को मिलता है और देवरिया में भी देखने को मिलता है। लेकिन खरवार जनजाति का जो मुख्य क्षेत्र है वह आपका सोनभद्र ही है। और इनके द्वारा किया जाने वाला नृत्य भी कर्मा है। कर्मा नृत्य सोनभद्र में भी होता है और ये मिर्जापुर में भी किया जाता है। कहां पर? मिर्जापुर में ही किया जाता है। अब इस जनजाति में कोई मान्यताएं होगी, उसको देख लीजिएगा। अभी तो डिटेल नहीं कहीं देखा गया कि क्या खास वजह थी जिस वजह से थारू जनजाति मनाए जाते हैं, क्योंकि हर फैक्ट के रिसर्च में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा ना। गूगल कर लीजिएगा, जाने की उत्सुकता होगी थारू जनजाति के लोग क्यों मनाते हैं, ऐसी कुछ मान्यताएं होगी उस जनजाति में। अब इस्लाम धर्म में भी देखते हैं कुछ लोग केवल एक समान फेस्टिवल के रूप में, समान दिन के रूप में, फातिये के रूप में मनाते हैं। मुहर्रम एक जगह ताजिया निकाला जाता है, आज़ादारी की जाती है, गम के रूप में मनाया जाता है, छाती पीटी जाती है, एक जगह प्राउड फील किया जाता है। तो अलग अलग धर्म की जैसी जैसी मान्यताएं होती वहाँ होती। तो जनजातियों में वैसे भी बहुत सारी संस्कृतियां हैं, संस्कृतियां अलग अलग हैं, अलग अलग परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, उस आधार पे हो। ठीक है, चलिए, तो ये जनजातियां हो गया। और आज का जो अगला टॉपिक होगा वह उत्तर प्रदेश का घराना। अब तक इस यूपी स्पेशल में पढ़े गए सभी टॉपिकों में से सबसे कठिन टॉपिक बच्चों को यही लगता है भाई, सबसे कठिन और सबसे हार्ड टॉपिक लगता है घराना। लेकिन घराने को अगर सही तरीके से पढ़ेंगे तो कठिन नहीं लगेगा, और अगर वैसे ही घौच पौच करेंगे, घूमते रहेंगे, तो घराना कभी भी क्लियर नहीं हो पाता, ना ही सवाल सही हो पाते हैं। लेकिन मैं जो तरीका आपको बताऊंगा उस तरीके से आप समझेंगे तो घराना समझना और तैयार करना दोनों बहुत आसान होगा। जैसे घराना को लेकर फ्रेंड ध्यान रखिएगा, इसको मैं पीडीएफ के माध्यम से ही बताऊंगा, आप हमारे साथ साथ नोट करते रहिएगा। मैं तरीका बताऊंगा क्या नोट करना है। पहले प्रश्न की प्रकृति को समझिए, घराने से सवाल कैसे पूछे जाते हैं। घराने से सवाल कैसे बनते हैं, कैसे बनते हैं, सबसे पहले यही समझना है। अगर घराने से सवाल की बात किया जाए फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, घराने से जो मोस्टली सवाल बनते हैं सबसे पहले ये पूछा जाता है, कुछ व्यक्तियों का नाम दे दिया जाएगा। ठीक, छोटे महाराज, अच्छन महाराज, बिरजू महाराज, सितारा देवी, छोटी मैना, बड़ी मैना, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और नवाब आपका मोहम्मद अमजद अली खान। तो ये सबके नाम दे दिए जाते हैं और आपको बताना होगा ये किस घराने से संबंधित हैं। दो ही घराने सबसे बड़े रहे संगीत के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में, दो घराने बहुत बड़े रहे, एक लखनऊ घराना और एक आपका बनारस घराना। थोड़ा बहुत कभी कभी किराना जो इटावा से संबंधित है, किराना घराना से भी सवाल बन जाता है। लेकिन 90% जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वह लखनऊ घराना और बनारस घराना से है। तो कुल मिलाकर के आपको उन व्यक्तियों को पहचानना है कि कौन से व्यक्ति किस घराने से संबंधित है, क्या कौन से व्यक्ति किस घराने से संबंधित है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बिंदु पॉइंट है फ्रेंड्स, दूसरा बात आपको यह समझना है कि जो व्यक्ति जिस घराने से वह किस कला के लिए जाने जाते हैं, कौन नृतक हैं, कौन गायक हैं। और इस गायक में भी बहुत सारे गायक हैं, कुछ ख्याल गायक होते हैं, अलग अलग पद्धतियां होती हैं, कुछ ठुमरी गायक होते हैं, कुछ टप्पा गायक, टप्पा शैली होती है, कुछ सरोद वादक होते हैं, कुछ सितार वादक होते हैं, कुछ शहनाई वादक होते हैं। तो यानी कि किस विधा के लिए जाने जाते हैं, किस यंत्र में उनको दक्षता मिली है उस वाद्य यंत्र में, उसको भी आपको बताना होता। तो सबसे पहले हम क्लासिफाई करना चाहेंगे कि कौन कौन से व्यक्ति किस घराने से संबंधित हैं और उस घराने से कौन सा व्यक्ति तबला वादक है, कौन सरोद वादक है, कौन सहनाई वादक है, कौन आपके ख्याल गायिका है, कौन आपके ठुमरी गायिका है, कौन टप्पा शैली में गाते हैं और कौन कौन से नृतक हैं। ये समझना है आपको। तो आपको
आधी बातें अपने आप क्लियर हो गई कि अब हमारा दिमाग एकदम क्लियर हो गया कि इन व्यक्तियों को जब हमें पढ़ना है तो इनके बारे में दो इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में फीड करना है। पहली इंफॉर्मेशन, इनका संबंध किस घराने से रहा। दूसरी इंफॉर्मेशन, इस घराने से अगर ये संबंधित रहे तो यह किस विधा के लिए जाने गए, कौन गायक था, कौन नृतक था, अगर गायक था तो कौन ख्याल गायक है, कौन ठुमरी गायक है, कौन टप्पा शैली के लिए जाना जाता है, कौन शरोद वादक है, ये आपको जानना है। क्लियर? अब आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले लखनऊ घराना की हम लोग तरफ चलेंगे। लखनऊ घराना के प्रतिपादक कौन रहे, किसने इसको सूत्रपात किया, इस घराने को कौन चलाना प्रारंभ किया शुरुआती दौर में? तो मोदू खां और बक्सूर खां ने तबले के लखनऊ घराने का सूत्रपात किया। और ये सब तबले से, किससे? तबले के लिए, तबले से लखनऊ घराने का सूत्रपात किया। किसके द्वारा? मोदू खां और बक्सूर खां के द्वारा। किसके? तबले से लखनऊ घराने का सूत्रपात किया, यानी शुरुआत किया। तो जाहिर सी बात है, कोई दो व्यक्ति किसी कोचिंग संस्थान की स्थापना करते हैं, फिर इस कोचिंग संस्थान में धीरे धीरे कारवां बड़ा होता है और बहुत सारे अलग अलग विषयों के टीचर आ जाते हैं। वैसे ही एक कोचिंग संस्थान नहीं बल्कि ये एक संगीत संस्थान था, और संगीत संस्थान में लखनऊ घराने का सूत्रपात मोदू खां और बक्सूर खां के द्वारा किया गया। और ये मोदू खां और बक्सूर खां क्या थे? ये गायक थे या नृतक थे या किसी अन्य विधा के लिए जाने जाते थे? तो ये तबला वादक थे। ये क्या थे? तबला वादक थे। इसका मतलब है कि तबला वादक में केवल हमें दो ही नाम याद रखना है, मोदू खां और बक्सूर खां नहीं, तबला वादक में और भी नाम याद रखने हैं आपको। पहला है मोदू खां, दूसरा है बक्सूर खां, तीसरा है मुन्ने खां खलीफा, और उसके बाद है वाजिद हुसैन खां और हिरेंद्र गांगुली। ये पांचों के पांचों किससे संबंधित हैं? लखनऊ घराने से। ये तो कॉमन बात हो गई। ये सब किससे संबंधित है? लखनऊ घराने से। लेकिन लखनऊ घराने में किस विधा के लिए जाने जाते हैं? ये सब तबला वादक के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? ये सब तबला वादक हैं। अच्छा, पांचों नाम उतने ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ खास नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोदू खां, बक्सूर खां और वाजिद हुसैन खां, ये तीन नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी याद करने को मुन्ने खां खलीफा और हिरेन गांगुली को भी याद रखिएगा। तो ये पांच नाम आपको सबसे पहले याद हुए। संबंध लखनऊ घराने से है और कार्य इनका तबला वादक से है। लखनऊ घराने के कुछ और व्यक्तियों का नाम देखते हैं। रजा खान, गुलाम मोहम्मद, रहीम सेन, इलियास खान। ये सब खान भी कहां से हैं? इसी लखनऊ घराने से हैं। क्या ये भी सब तबला वादक है? नहीं, ये सब सितार वादक हैं। ये सारे नाम इंपॉर्टेंट हैं? नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहीम सेन है। अगर एक नाम का नाम लूं तो सबसे ज्यादा सवाल यहां से पूछा गया है। तो रहीम सेन किस घराने से संबंधित है? तो ये लखनऊ घराने से संबंधित है। और किस विधा के लिए जाने जाते हैं? ये सितार वादक हैं, ये तबला वादक नहीं। ये क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि सभी टॉपिकों में सबसे कठिन टॉपिक है, क्योंकि ये हार्दिक पांड्या तो है नहीं, विराट कोहली भी नहीं है, रणबीर कपूर भी नहीं है, सानिया नेहवाल भी नहीं है कि बड़ी आसानी से पहचान जा रहे हैं। सब इन लोग को तो हम हमेशा देखते रहते हैं। सानिया नेहवाल टेनिस खेलती हैं, पीवी सिंधु भी टेनिस खेलती हैं, नोवाक जोकोविच भी टेनिस खेलता है, विराट कोहली क्रिकेट खेलता है, बाइचिंग भूटिया फुटबॉल खेलता है। अगर ये नाम पढ़ाते तो आपको नाम बहुत आसानी से याद हो जाते। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, सरल और आसान कुछ भी नहीं होता। हाँ, नोट करते रहिए, नोट करते रहिए। आप नोट करना, ये पीडीएफ भी तो मिलेगा ये आपको नोट्स के रूप में, लेकिन आप चाहे तो नोट करेंगे तो चीजें याद भी हो जाएंगी आपको। इसलिए मैं तो रुका हूं इतनी देर से। तो आपने क्या देखा भाई इसमें? तो कुल मिलाकर के इसके नाम को क्लासिफाई करना थोड़ा दिक्कत का काम है। इसलिए दिक्कत का काम है कि इस नाम से आप रूबरू नहीं है। अंतिमा रावत जी के अब तो ये मेरे बस की बात नहीं है पढ़ना। इतनी जल्दी हथियार खड़े कर देंगे और स्टेटस लगाएंगे, 100 बार भी गिरेंगे फिर भी उठेंगे, लेकिन जीतेंगे। जब तक जीत नहीं जाएंगे तब तक रुकेंगे नहीं। दौड़ हमारी तब तक जारी रहेगी, तब तक मंजिल नहीं मिलेगी। और एक छोटे से घराने में हथियार रख दिए, यही मोटिवेशन है। इसीलिए कहते हैं गुब्बारे की तरह मत फूलिए कि जिस दिन फूलिए उसी दिन खत्म हो जाइए। मोटिवेशन ऐसा होना चाहिए कि लाख बाधाएं हों, उन बाधाओं को पार करने की क्षमता हो। केवल 5 मिनट का टॉपिक है, मुश्किल से 20 नाम होंगे याद करने के लिए। तो उसमें भी आप लोग कह रहे, अभी अभी किसी बच्चे का आया कि सर ये तो मेरे बस की बात नहीं है। तो हौसला कितना कमजोर है। आपको हराना तो किसी की भी बस की बात है, जो चाहे आपको हरा दे। एक छोटी सी बात तो दे देना है आपको। लोग किससे हारते हैं? जो जिद्दी होता है। घर का बहुत पतला बच्चा भी था ना, लेकिन उससे सब तौबा बोल देते थे। किस बात के लिए? कि वो जिद्दी था, वो करता वही था जो चाहता था। तो आप पहले बात तो जिद्दी बनो।
कि आप इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको सितार वादक बता दिया और आपका तबला वादक बता दिया। और किस घराने की बात चल रही? लखनऊ घराना। इसका मतलब अभी तक जितने खान बताए आपने सर, ये सब लखनऊ घराने से। बस अंतर इतना करना है, रजा खां मोदू खां नाम एक जैसा है, लेकिन रजा खां ये किससे हैं? सितार वादक। गुलाम मोहम्मद सितार वादक, रहीम सेन सितार वादक, इलियास खां सितार वादक, और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया रहीम सेन। रटने के सिवाय कोई विकल्प नहीं यहां पर। चलिए, कोदऊ सिंह, पंडित सखाराम, पंडित अयोध्या प्रसाद पखवाज वादक है। ये भी एक वाद्य यंत्र है, ये पखवाज वादक है, पखावज वादक है। और इसमें से कोदऊ सिंह सखाराम नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट है पंडित अयोध्या प्रसाद। घराना लखनऊ है। एक नाम, 4 स्टार का सवाल, जैसे मैं करंट अफेयर में बोलता हूं, ये 4 स्टार का सवाल। सादिक अली खान। क्या? सादिक अली खान। और ये क्या है? ये सारंगी वादक है। क्या है? ये सारंगिक वादक है। और इनका भी घराना क्या है? इनका भी घराना लखनऊ है। इसके अलावा सूरज खान, चांद खान, छज्जू खान, दूल्हे खान, गुलाम हुसैन, रहमान बाई, चंद्राबाई। हमको पता है कि अभी आप लोग और चिल्लाएंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन करना पड़ेगा। दवा तीखी है, इसलिए थोड़ा थोड़ा मीठा शहद दे के आपको हम आगे बढ़ रहे हैं। इन सब में सब याद नहीं करना है, एक इंपॉर्टेंट बहुत याद है, रहमान बाई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रहमान बाई और छज्जू खां, ये दोनों ख्याल गायिकाएं हैं। गायकी की एक पद्धति है ख्याल, और ख्याल गायिकाओं के रूप में जाने जाते हैं छज्जू खां, दूल्हे खां, गुलाम हुसैन, सूरज खां। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैंने ब्रैकेट में कर दिया है छज्जू खां और रहमान बाई। कौन? छज्जू खां और रहमान बाई, ये ख्याल गायिकाएं हैं। और पूरे के पूरे लखनऊ घराने में अब तक मैंने जितना पढ़ा है वो एक तरफ, पूरे लखनऊ घराने के भीतर जितने नाम मैंने आपको अब तक बताए वो एक तरफ, अब बचे हुए नाम एक तरफ। अगर आपने वास्तव में प्रीवियस ईयर परीक्षाओं को देखा है, क्वेश्चंस देखे हैं, परीक्षा में बैठे हैं, तो नाम देखते ही जान गए होंगे। बिंदादीन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, कालका महाराज, अच्छन महाराज, बिरजू महाराज, कम से कम 10 बार आज तक आयोग ने पूछा। बिरजू महाराज और शैलजा सिंह, तनुश्री, ये सब घराना तो लखनऊ है, लेकिन ये सब गायक नहीं, ये सब नर्तक हैं। इसका मतलब है कैसे, कुछ कॉमन सेंस लगाइए कि ताकि दिमाग में बात बनी रहे कि सर ये सब महाराज हैं। 2-3 नामों को छोड़ दिया जाए, शैलजा सिंह, तनुश्री और बिंद्यादीन, जितने भी नाम है सब महाराज हैं। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, कालका महाराज, शंभू महाराज, अच्छन महाराज। और ये सारे महाराज क्या हैं तो महाराज, लेकिन बैठकर गा नहीं रहे बल्कि नृत्य कर रहे हैं। तो ये सब नृतक हैं। और किस घराने से हैं? लखनऊ घराने से। लखनऊ घराना पूरा हो गया। 2 ही घराना है बस, लखनऊ और बनारस से ही सारे सवाल आते हैं आपके। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, बनारस घराना देखिए। बनारस घराने की बात किया जाए तो पंडित शिवनंदन मिश्र, देखिए सारे खान वाले उधर आ रहे थे लखनऊ घराने में, अब बनारस में आ रहे हैं ना, तो नाम देखिए थोड़ा चेंज हो रहे हैं, कुछ दिमाग में लिंक लगाइए आप। शिवनंदन मिश्र, बड़े रामदास, छोटे रामदास, हरिशंकर मिश्र, महादेव मिश्र, सितारा देवी और अलकनंदा। केवल एक नाम की अगर मुझे नाम लेना हो तो सितारा देवी। एक नाम लेना हो इस पूरे नृतक में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सितारा देवी। कम से कम जितनी बार मैंने बताया कि ये आपका बिरजू महाराज पूछा गया है, उतनी ही बार आपका सितारा देवी भी पूछा गया है। और कमाल ये है, ये भी नृतक हैं, ये सारे मिश्र और ये सारे महाराज दोनों नृतक हैं, लेकिन ये सारे महाराज लखनऊ घराने से थे और ये सारे मिश्र और सितारा देवी कहां से हैं? बनारस घराने से है। क्या? ये भी नृतक ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ सकते हैं आप। छोटी मैना, बड़ी मैना, बचपन में खूब देखा ना, छोटी मैना तो बड़ी मैना। छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलन बाई, सरस्वती देवी, विद्याधरी देवी और मोती केसर, ये सब क्या है? ठुमरी गायिका है। क्या है? ठुमरी गायिका है। और यहीं पर शायद आपका एक नाम छूट गया है, गिरिजा देवी। शायद आगे होगा, देख लेते हैं एक बार हम। शायद नाम छूट गया है, गिरिजा देवी। हाँ, आगे नाम है इनका, इसलिए यहां शायद नहीं लिखा होगा। तो छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलन बाई, सरस्वती देवी, विद्याधरी देवी और मोती केसर। और इसमें 3 नाम मैं आपको याद कराऊंगा, बाकी छोड़ सकते हैं। ये 3 नाम याद कर लीजिए। छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलन बाई। किस घराना से? बनारस घराने से। कौन से पद्धति के और विधा के लिए? ठुमरी टप्पा गायिका के लिए। किसके लिए? ठुमरी टप्पा गायिका के लिए जानी जाती है। इसके अलावा कुछ प्योर रूप से ठुमरी गायिकाएं हैं, जैसे
सिद्धेश्वरी देवी, गिरिजा देवी, बागेश्वरी देवी, तीनों देवियों को नोट करिए। ये तीनों देवियां बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों देवियां बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल जितने मुस्लिम नेम दिख रहे थे अब तक वो सब लखनऊ घराने से थे, और जो थोड़ा सा उससे इतर नेम थे वो सब आपको बनारस घराने में दिख रहे हैं। तो सिद्धेश्वरी देवी, गिरिजा देवी, बागेश्वरी देवी तीनों इंपॉर्टेंट है। गिरिजा देवी कहां से जन्म हुआ था? यही गिरिजा देवी मैंने बताया था, बनारस में इनका जन्म हुआ था ना, जब मैंने पंडित रविशंकर शुक्ला की बात किया था, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की बात किया था। तो सिद्धेश्वरी देवी, गिरिजा देवी, बागेश्वरी देवी, ये तीनों का कहां जन्म हुआ? ये ठुमरी गायिकाएं हैं, और ये किस घराने से हैं? बनारस घराने से हैं। सबसे लास्ट, पंडित राम सेवक मिश्र, छन्नूलाल मिश्र, पशुपति मिश्र, धर्मराज मिश्र, अमरनाथ मिश्र, ये सब कहां से हैं? ये सब ख्याल गायक हैं। घराना कौन सा है? घराना इनका बनारस ही है। कौन सा है? इनका घराना बनारस है। एक शब्दों में अलग करना हो भाई, सारे खां साहब को रख दीजिए लखनऊ में और सारे देवी और मिश्र को रख दीजिए बनारस में। घराना क्लियर? दो शब्दों में क्लियर, दो शब्दों में क्लियर हो गया। जितने लगभग खां साहब थे वो सब लखनऊ घराने से थे, जितने मिश्र और देवी हैं वो सब लगभग यहाँ है। केवल बस आपको नृतक अलग कर लीजिए। नृतक में वहां क्या थे? यहां देवियां हैं और वहां पर महाराज थे, नृतक भी अलग हो गए। ये कुछ काम करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। यही एक जादू की पुड़िया जैसा यूपी स्पेशल और कोई विषय हो जाएगा ना, तो ऐसी पुड़िया सब आकर के लेकर हाथ में मुट्ठी में चले जाएं और सिलेक्शन ले लेंगे। जहां एफर्ट है, जहां मेहनत है, तो समझो वहां गेन होगा। जिम में जब आपने कसरत किया, कसरत करने पर जहां पेन हुआ वही मसल्स ज्यादा बनी। जहां आपको बहुत आराम रहा, हाँ क्या कसरत है, कोई मेहनत ही नहीं लग रही, तो बॉडी भी नहीं बनेगी, वैसी की वैसी धरी रह जाएगी। और जहां मेहनत लगेगा तो समझ लीजिए कि आप लोगों से अपने आप को अलग बना रहे हैं और बहुत समान तरीके से जीवन स्मूथली आगे बढ़ रहा है। तो स्मूथ तो बहुतों की लाइफ है। बहुतों जैसी आपको अपनी लाइफ नहीं बनानी है, अपनी लाइफ को बहुतों से अलग बनानी है। और बहुतों से अलग बनाने के लिए आपकी दिनचर्या, आपका एफर्ट भी दूसरों से अलग होना चाहिए। ठीक है? इसमें इंपॉर्टेंट बता दें, छन्नूलाल मिश्रा सबसे इंपॉर्टेंट। छन्नूलाल मिश्रा सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें तो इसमें कौन सा होगा? छन्नूलाल मिश्र। उसके बाद इंपॉर्टेंट बिस्मिल्लाह खां और मुमताज खां, ये सहनाई वादक है। ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और मुमताज खां, ये क्या है? सहनाई वादक है। और अलाउद्दीन खां और उनके शिष्य पंडित रविशंकर, मुश्ताक अली खां और वीरेंद्र कुमार मिश्र सितार वादक हैं। इसका मतलब जहां पर बनारस घराने में कोई मुस्लिम नाम आया उसको अलग से याद कर लीजिएगा कि बिस्मिल्लाह खां और मुमताज खान ये बनारस घराने से हैं। अलाउद्दीन खान भी आपके बनारस घराने से हैं। बाकी जितने मुस्लिम हैं सब लखनऊ घराने से हैं, लेकिन कुछ मुस्लिम यहां भी आपको दिखाई दे रहे हैं मुस्लिम नेम, बिस्मिल्लाह खां और मुमताज खां। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? पंडित रविशंकर, ये सब क्या है? सितार वादक। और ये क्या है? सहनाई वादक। और इटावा घराना भी किसके लिए जाना जाता था? सितार वादन के लिए जाना जाता था। किसके लिए? सितार वादन के लिए जाना जाता था। और ध्यान रखिएगा, बनारस घराने पे एक है वंशी महाराज, एक है शंभुनाथ मिश्र और एक है आपका किशन महाराज। अब यहां थोड़ा फिर डाउट आएगा। सारे महाराज को सबसे अंतिम में नृतक के रूप में मैंने लखनऊ में दिखाया, लेकिन दो महाराज अलग कर लीजिए, दो महाराज अलग कर लीजिए। एक है वंशी महाराज, एक है किशन महाराज, जो आपके लखनऊ नहीं वाराणसी घराने से हैं। और ये तबला वादक हैं किशन महाराज, और वंशी महाराज आपके सारंगी वादक हैं। और किराना घराना में केवल एक नाम इंपॉर्टेंट है, केवल एक नाम। मैंने नोट्स में सब दे दिया है, एफर्ट लगाना चाहे तो और पढ़ लीजिए आप। लेकिन एक नाम की अगर आप बात करते हैं तो भीमसेन जोशी को, इसका नाम है भीमसेन जोशी। ये कहां से हैं आपके? भीमसेन जोशी आपके किराना घराने से। एक व्यक्ति का नाम याद रखिएगा किराना घराने से, भीमसेन जोशी, जो कि एक गायक है। किशन महाराज तबला वादक हैं, वंशी महाराज सारंगी वादक हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और मुमताज खां सहनाई वादक हैं। और उसके अलावा ध्यान रखिएगा एक नाम मैंने यहां पर बताया, कहां पर? पंडित रविशंकर, जो कि सितार वादक थे। इतने में आपको काम करना पड़ेगा। हाँ मिल जाएगा, कल मिल जाएगा। कहीं तो आज ही भेजा दें, अगर आप कहें ग्रुप में अभी डलवा देंगे। इसका पीडीएफ आज ही भेज दें, जनजातियों का पीडीएफ भेज दें आज ही, आज ही भेज देते हैं। ठीक है भाई,
तो ये टॉपिक टफ था थोड़ा सा, लेकिन 2-3 बार 4 बार अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। एक आध क्वेश्चन कभी कभी टपकता है, एक ही क्वेश्चन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं बस। हाँ, भीमसेन मैंने पहले बता दिया, भीमसेन जोशी बहुत महत्वपूर्ण, मैंने सब बता दिया। अगर अब 6-7 नाम हमको ले रहे हो तो कौन नाम लेंगे हम? भाग्यश्री देवी, गिरिजा देवी, सितारा देवी, अच्छन महाराज, बिरजू महाराज, भीमसेन जोशी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, यही 6-7 नाम है जो बार बार सवाल आपके एग्जामिनेशन में आता है। ठीक है, तो अब आपका क्या बचा उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश का इतिहास, जहां प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे उत्तर प्रदेश में। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कृषि और मिट्टी। फिर उसके बाद अब बचा आपका उत्तर प्रदेश में परिवहन बता है, जहां रेल परिवहन भी, वायु परिवहन भी और भी एक्सप्रेस वे को भी देखेंगे। इसके बाद क्या बचा है? वही रामसर साइट, जीआई टैग, वन डिस्ट्रिक्ट और वन प्रोडक्ट। उसके बाद फिर रिवीजन सेशन वन लाइनर के रूप में कुछ कराएंगे, कुछ उत्तर प्रदेश के वन लाइनर कराएंगे जिसमें 60-70% रिवीजन होगा और कुछ नए सवाल भी मिलेंगे। फिर क्या कराएंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद समाप्त होगा ये बैच। अभी डलवा देते हैं, ठीक है? ये पीडीएफ अभी मैं रोशन से बोलकर आप लोगों के ग्रुप में डलवा देता हूं। ऐप में चला जाएगा ज्यादा बेस्ट होगा, लेकिन ग्रुप में भी कोशिश करूंगा भेज देंगे अगर ग्रुप होगा तो इनके पास। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं पुनः आपको 9:30 बजे। बच्चे ने कहा ना किराना घराना में कौन कौन से, किराना घराना में ये सब है, एक नाम महत्वपूर्ण भीमसेन जोशी, बाकी ये सारे नाम है किराना घराना से ही। ठीक, थैंक यू वेरी मच।